तो हर्ष साइंस क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैव नियंत्रण एवं समन्वय पाठ के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पादप गतियाँ। देखो पादप में गति किस प्रकार से होती है ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न ये बनता है कि पादप गतियाँ कहते किसे हैं। तो पौधे के किसी भाग में या संपूर्ण पौधे में जब कोई परिवर्तन आता है तो उसे कहते हैं पादप गतियाँ। तो इस चार्ट के अंदर आपको बहुत सारी पादप गतियाँ दे रखी हैं, लेकिन इन सभी गतियों को हमको नहीं पढ़ना है। जो हमारे सिलेबस के अंदर आती हैं उन्हीं गतियों को हमको पढ़ना है। तो देखिए जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है वक्रण गति के अंदर आती हैं जैव गति, और जैव गतियों में भी प्रेरित गति आती हैं। तो हमारे पाठ के अंदर प्रेरित गतियाँ ही हैं, इन प्रेरित गतियों को ही पढ़ना है। और वो प्रेरित गति कौन कौन सी हैं देखिए। सबसे पहले आता है प्रेरित गतियों के दो प्रकार हैं, ध्यान रखना है, अनुवर्तनी गति और अनुकुंचन गति। अब अनुवर्तनी गति क्या है, तो अनुवर्तनी शब्द के अंदर ही इसका परिभाषा छिपी हुई है। अनुवर्तनी का मतलब है उद्दीपन के अनुसार जो गतियां होती हैं, जैसे उद्दीपन की दिशा के अनुसार जिस ओर से उद्दीपन मिला है उस ओर से पौधा क्या करता है या पौधे का भाग गति करता है, अनुवर्तनी गति कहलाती है। और अनुकुंचन गति इसके बिल्कुल विपरीत है। उद्दीपन तो मिलता है लेकिन उद्दीपन की दिशा का इस गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे आगे चलते हैं, देखते हैं। तो देखो अनुवर्तनी गति के अंदर आती हैं प्रकाशानुवर्तन गति, गुरुत्वानुवर्तन गति, जलानुवर्तन गति, स्पर्शानुवर्तन गति और रसायन अनुवर्तन गति और तापानुवर्तन गति। और अनुकुंचन गति के अंदर आपको एक ही उदाहरण दे रखा है, कंपानुकुंचन गति। वैसे इसके कई प्रकार हैं, प्रकाशानुकुंचन, तापानुकुंचन और निशानुकुंचन और स्पर्शानुकुंचन। तो जो ये हम पढ़ेंगे इस पाठ के अंदर, खाली हमको पढ़ना है कंपानुकुंचन गति। तो देखिए आगे अब नेक्स्ट पादप गतियां के अंदर आती हैं प्रेरित गतियां। तो प्रेरित गतियों में मैं अभी आपको बता रहा था, प्रेरित गतियों के दो प्रकार थे, अनुवर्तनी गति और अनुकुंचनी गति। तो देखो प्रेरित गतियां ये बाह्य कारकों के कारण प्रेरित होती हैं। ये गतियां बाह्य कारकों से प्रेरित एवं नियंत्रित होती हैं। इनके दो प्रकार हैं, अनुवर्तनी गति। अब अनुवर्तनी गति में क्या होता है, जो मैं आपको बता रहा था, इन गतियों में अनुक्रिया की दिशा उद्दीपन की दिशा पर निर्भर करती है। उद्दीपन का मतलब जिस ओर से कोई उद्दीपन मिला है, जैसे पौधे को एक ओर से प्रकाश मिल रहा है तो पौधा एक ओर ही, जैसे मान लो ये पौधा है, इसको एक ओर से प्रकाश मिल रहा है सूर्य का, तो ये पौधे की प्रकाश जो मिल रहा है जिस ओर से, उस ओर ही ये गति कर जाता है। तो अनुवर्तनी गति के अंदर कौन कौन सी गतियाँ आती हैं, प्रकाशानुवर्तन, फोटोट्रोपिज्म, गुरुत्वानुवर्तन, जियोट्रोपिज्म, जलानुवर्तन, हाइड्रोट्रोपिज्म, स्पर्शानुवर्तन, थिग्मोट्रोपिज्म और तापानुवर्तन, थर्मोट्रोपिज्म और रसायनुवर्तन, कीमोट्रोपिज्म। इसको हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रकाशानुवर्तन गति। प्रकाशानुवर्तन गति किस प्रकार की होती है, जब पौधे के किसी भाग की गति प्रकाश के उद्दीपन के प्रभाव से होती है तो उसे प्रकाश अनुवर्तन गति कहते हैं। पौधे का जब कोई भाग प्रकाश की ओर या प्रकाश का उद्दीपन पौधे को मिला तो वो प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। इसके लिए अपने प्रयोग किया, जो आपको ये डायग्राम दिखा रखा है, इसमें क्या है देखो, ये बॉक्स लगा रखा है गत्ते का। ये बॉक्स इसलिए लगा रखा है कि इसको तीन साइड से प्रकाश नहीं मिले, और एक साइड से ये जो खिड़की से जो ये प्रकाश आ रहा है, एक साइड से ही पौधे को प्रकाश मिल रहा है। गमले में ये पौधा लगा हुआ है। अब जब इस प्रकार पौधे को रख देते हैं, जैसे 2-4-5 दिन तक रख देते हैं, तो देखते हैं कि जो पौधा है गमले में लगा हुआ पौधा, वो प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। क्यों मुड़ा प्रकाश की ओर, क्योंकि इसको क्या है, प्रकाश एक साइड से मिला है, इसलिए ये प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। और पौधे का ये भाग, मृदा के ऊपर वाला भाग, मिट्टी के ऊपर वाला भाग प्ररो भाग कहलाता है। प्ररो भाग है ये। तो प्ररो भाग में गति प्रकाशानुवर्तन गति होती है। इसलिए प्रश्न कई बार पूछा जाता है, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन गति पौधे के किस भाग में होती है, तो ध्यान रखना है आपको, प्ररो भाग में होती है। अब ये किस कारण होती है प्ररो भाग में, तो देखो आपको बता देता हूँ। इसके लिए ऑक्सिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। तो जिस इस ओर से प्रकाश पड़ रहा है इसमें, अब इस ओर से जो प्रकाश पड़ रहा है तो ऑक्सिन हार्मोन उस ओर चला जाता है छाया वाले भागों में। और जब छाया वाले भागों में चला जाता है तो ये ऑक्सिन हार्मोन क्या करेगा, कोशिकाओं का दीर्घीकरण करेगा, कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाएगा। और इस ओर दूसरी ओर ऑक्सिन हार्मोन की कमी है,
तो इस ओर की कोशिकाएं छोटी रह जाएंगी, इस ओर की कोशिकाएं अधिक हो जाएंगी, तो पौधा प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। तो इसको कहते हैं प्रकाशानुवर्तन गति। ध्यान रखना, प्रकाशानुवर्तन गति पौधे का प्ररोह भाग में होती है और जड़ें प्रकाश के विपरीत दिशा में गति करती हैं, इसलिए इनको ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन गति कहते हैं। और आगे देखते हैं, अगला नेक्स्ट गति है हमारी, हाँ देखो ये प्रकाशानुवर्तन गति है जो, इसमें कई प्रश्न बन जाते हैं आपसे बोर्ड की क्लास में। जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो इस प्रकार के हैं। देखो, किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सीन हार्मोन किस प्रकार सहायक है? जो अभी आपको बता रहा था, प्रकाशानुवर्तन ऑक्सीन हार्मोन के कारण होती है। इसमें कई प्रश्न है। देखो, किसी सहारे के, आपने देखा होगा प्रतान इस प्रकार से गति करता है और ये प्रतान पौधे को सपोर्ट प्रदान करता है। अब इसमें होता क्या है, देखो प्रतान में स्पर्शानुवर्तन गति होती है जब ये किसी आधार के संपर्क में आता है, और आपको पता है प्रतान किसी आधार से चिपक कर ही गति करता है, तो इसमें स्थित ऑक्सीन स्पर्श के दूसरी ओर चला जाता है, जिससे दूसरी ओर की कोशिकाएं अधिक वृद्धि करने लगती हैं और प्रतान दूसरी ओर मुड़ जाता है। इस प्रकार प्रतान सहारे के चारों ओर कुंडलित होकर गति करता है। अब देखिए कैसी गति करता है। अब जैसे मान लो ये प्रतान है, ये मान लो क्या है, कोई अपनी कठोर वस्तु है जिसके सहारे लिपट कर ये चल रहा है। अब जैसे प्रतान इसके अंदर ऐसे इसके ऊपर लिपटा, तो जो भाग इसके स्पर्श में आ रहा है इस लकड़ी के, तो उस वाले स्पर्श वाले भाग से प्रतान दूसरी ओर चला जाता है। तो यही बात हुई कि स्पर्श वाले भाग में ऑक्सीन हार्मोन कमी हो जाएगी और दूसरी ओर ऑक्सीन हार्मोन की अधिकता हो जाएगी। तो जिस ओर हार्मोन की अधिकता है बाहरी ओर, तो वो कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करेगा, दीर्घीकरण करेगा, और जिस ओर से स्पर्श हो रहा है उस ओर से कोशिकाओं की वृद्धि नहीं होगी, जिसके कारण प्रतान मुड़ता चला जाता है इस तरीके से। तो ध्यान रखना, प्रतान में गति किसके कारण होती है? ऑक्सीन हार्मोन के कारण। अब एक और प्रश्न बनता है कि मेहंदी की झाड़ियों को अधिक घनी बनाने के लिए माली इनकी शाखाओं के शीर्ष काट देता है, क्यों? इसका कारण भी ऑक्सीन हार्मोन ही है। दूसरा प्रश्न, अब जैसे मान लो ये मेहंदी है, ये मेहंदी है, तो ये इनकी लंबाई बढ़ती रहेगी। आपको हार्मोन्स के अंदर पढ़ाया था शीर्ष प्रमुखता। शीर्ष प्रमुखता क्या है या शीर्ष प्रभाविता क्या है? इसमें क्या होता है, ऑक्सीन हार्मोन पादप के शीर्ष भागों में पाया जाता है। ये ऑक्सीन हार्मोन क्या करता है, अग्रस्त कलिका पौधे का अग्रभाग तो बढ़ता है, लेकिन जो इस साइड का जो शाखाएं निकलती हैं इनको ऑक्सीन हार्मोन बढ़ने नहीं देता है, ऑक्सीन हार्मोन। तो अब माली क्या करता है, इस ऊपर से मेहंदी की टहनी को काट देता है, ऊपर से मेहंदी की। अब ऊपर से जब मेहंदी की टहनी काट दी तो ऑक्सीन हार्मोन वाला भाग समाप्त हो गया, ऑक्सीन हार्मोन की कमी आ गई। तो ऑक्सीन हार्मोन की अब कमी हो जाने से साइड की शाखाएं निकलने लग जाती हैं और मेहंदी क्या हो जाती है, घेर घुमेर हो जाती है। इसीलिए, और आपने देखा होगा जैसे चने का फसल है जिसको हम भेड़ बकरियाओं से चरवा देते हैं, क्यों? क्योंकि उसके टॉप पर क्या है, ऑक्सीन हार्मोन की वृद्धि हो जाती, अधिकता हो जाती है, जिसके कारण उसकी शाखाएं नहीं निकलेंगी। अब जब शाखाएं नहीं निकलेंगी तो पौधे में फल फूल कम आएंगे। तो क्या करते हैं, उसकी भेड़ बकरियां के द्वारा उसको चने की फसल को ऊपर से खा जाती हैं। अब खा जाने से ऑक्सीन हार्मोन खत्म, तो साइड की शाखाएं निकलने लगेंगी, उनमें शाखाएं अधिक निकलने से उनमें फल फूल अधिक आएगा। तो वही प्रश्न हुआ, देखो मेहंदी घेर घुमेर क्यों? जब मुख्य स्तंभ के शीर्ष पर लगी कलिकाएं वृद्धि करती रहती हैं तो मुख्य स्तंभ के नीचे लगी पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है, जिसे शीर्ष प्रमुखता कहते हैं। बता रहा था आपको, क्योंकि शीर्ष भाग पर ऑक्सीन हार्मोन होने के कारण साइड की कलिकाओं को निकलना है, ये दोस्तों निकलने नहीं देता है, और शीर्ष काट देने पर ऑक्सीन का प्रभाव समाप्त हो जाता है, शाखाएं निकलने लग जाती हैं। प्रश्न बन सकता है आपसे कि मेहंदियों को माली क्यों काट देता है घेर घुमेर करने के लिए? तो ऑक्सीन हार्मोन के कारण। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब अगला है हमारा गुरुत्वानुवर्तन। आप सबको पता है, 9th क्लास के अंदर भी पढ़ के आए हो, गुरुत्वाकर्षण पाठ के अंदर पृथ्वी के द्वारा एक बल लगाया जा रहा है, उस बल का नाम है गुरुत्व बल। गुरुत्व बल, इस बल के कारण ही जब वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो प्रत्येक वस्तु नीचे की ओर ही आकर गिरती है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचने का प्रयास करती है। तो पृथ्वी के इस गुरुत्व बल के कारण पौधे के जिस भाग में गति या पौधे का जो भाग गति करता है इसके अनुसार गति होती है, उसे गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं। देखो, गुरुत्व बल के कारण पौधे के अंगों में होने वाली गति को गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं। जैसे अब गति को, आपको ये जो डायग्राम दिखा रखा है इसमें आपको दिख रहा है, ये गमला हुआ है, गमला है, इसको
क्षैतिज रखा हुआ है गमले को, तो इसमें जो ये जड़ें वाला भाग है, तो आप देख रहे हो इसकी वृद्धि किसकी ओर हो रही है, पृथ्वी की, जमीन की ओर हो रही है, मृदा की ओर हो रही है। और जो प्ररो वाला भाग है ये ऊपर की ओर गति कर रहा है। आपको पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्ररो भाग प्रकाशानुवर्तन गति, प्रकाश की ओर, तो इसका मतलब ये गुरुत्व बल के विपरीत गति कर रहा है प्ररो, और जड़ें गुरुत्व बल की ओर गति कर रही हैं, इसलिए इसको धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। तो ध्यान रखना है, पौधे का कौन सा भाग धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति दर्शाता है, जड़ें। कौन सा भाग दर्शाता है, जड़ें, धनात्मक गुरुत्वानु, और जो प्ररो भाग है वो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति दर्शाता है। तो ध्यान रखना है, प्ररो प्रकाशानुवर्तन में इसके विपरीत हुआ था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये प्रश्न बन सकता है आपसे कि गुरुत्वानुवर्तन गति को उदाहरण से ही समझाइए, तो अपन को ये उदाहरण दे देना है और बता देना है पौधे का कौन सा भाग गुरुत्व की ओर गति करता है और कौन सा भाग गुरुत्व बल के विपरीत गति करता है। अब अगला नेक्स्ट देखते हैं, जलानुवर्तन गति, जिसको हाइड्रोट्रोपिज्म भी कहते हैं। जल के उद्दीपन के कारण जो गति होती है उसे जलानुवर्तन गति कहा जाता है। देखो, जब पौधे के किसी अंग की गति जल के उद्दीपन के कारण होती है तो इसे जलानुवर्तन गति कहते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं। अब इसके लिए एक प्रयोग क्या किया है, देखो, एक गमला लिया है, एक ये पात्र लिया है। अब इस पात्र के अंदर क्या किया है, सूखी मिट्टी भरी हुई है और इसमें एक पौधा लगा दिया, और दूसरी साइड ये क्या किया है, एक जल का पात्र लिया है और इसको मिट्टी के अंदर रख दिया, और इसमें से जल ऐसा रहे कि रिसता रहे थोड़ा थोड़ा सा, और इधर की साइड जल नहीं रहेगा। तो इधर की साइड जब जल रिसता रहेगा तो मिट्टी इधर की साइड गीली हो जाएगी, ये मिट्टी गीली होगी। अब ये मिट्टी यहाँ से गीली होने के कारण नमी होगी, तो ये पौधे की जड़ें, अब कुछ दिन बाद देखते हैं कि पौधे की जड़ें जिस ओर नमी है उस ओर गति करने लगती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जलानुवर्तन गति पौधे का कौन सा भाग दिखाता है, जड़ें। जलानुवर्तन गति पौधे के जड़ों में होती है, क्योंकि जड़ की ओर ही गति करती हैं, और रेगिस्तानी पौधों में तो जड़ें पौधे के पर्रो भाग से भी बड़ी हो जाती हैं जल की खोज में, क्योंकि रेगिस्तान में जल स्तर नीचा होता है। इसलिए तो ध्यान रखना है, जलानुवर्तन गति पौधे का कौन सा भाग दिखाता है, जड़ें, जो नमी की ओर गति करती हैं, जड़ें। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्पर्शानुवर्तन गति। स्पर्शानुवर्तन गति क्या है, अब देखो नाम से ही इनको तो याद, परिभाषा रखने की कोई ऐसी वो नहीं है, इनके नाम में ही परिभाषा छुपी हुई है। स्पर्श के उद्दीपन के फलस्वरूप जो गति होती है पौधे के भाग में उसे स्पर्शानुवर्तन गति कहते हैं। अब स्पर्शानुवर्तन गति जो आपको बताया था, ये प्रतान का उदाहरण दिया था आपको, ये प्रतान है। जब पौधे के किसी अंग की गति स्पर्श के उद्दीपन के कारण होती है तो इसे स्पर्शानुवर्तन गति कहते। जैसे प्रतान की गति जो बता रहा था, प्रतान किसी आधार के संपर्क में आने पर उसके चारों ओर लिपट जाता है, और पौधे का वह भाग जो आधार को स्पर्श करता है और कम वृद्धि करता है, और वह भाग जो आधार को स्पर्श नहीं करता अधिक वृद्धि करता है। इस कारण प्रतान आधार के चारों ओर बनाता, घेरा बनाता, वह लिपट जाता नहीं। इस प्रकार से स्पर्शानुवर्तन गति होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, आता है रसायनवर्तन गति। रसायन का मतलब रासायनिक उद्दीपन के कारण जो गति होती है उसे रसायन अनुवर्तन गति कहते हैं। आपने परागण पढ़ा होगा पौधों में, या पुष्प की संरचना पढ़ी होगी। जैसे ये वर्तिकाग्र है, ये आपको डायग्राम दिखा रखा है, ये अंडाशय, ये परागकण आकर के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, जो ये परागकण है, तो ये इससे चिपचिपा नमी युक्त पदार्थ निकलता है जिसके रासायनिक पदार्थ होते हैं। तो उस रासायनिक पदार्थ के कारण इससे अंकुरण निकलता है, परागकण से एक पराग नलिका निकलती है, और पराग नलिका ये वर्तिका से या होती हुई अंडाशय तक जाती है। और जो ये परागकण गति करता है या पराग नलिका व वर्तिकाग्र पर जो विकास, इसके उदाहरण है कवक सूत्र का शर्करा की ओर गति, ये रसायन अनुवर्तन गति का ही उदाहरण है। ध्यान रखना है हमको। तो रसायन अनुवर्तन गति के अंदर आपसे पूछे, जब किसी रसायन पदार्थ के उद्दीपन के फलस्वरूप जो गति होती है उसे रसायन अनुवर्तन गति कहते हैं। अब जैसे पराग नलिका की गति, जो पराग नलिका गति कर रही है अंडाशय की ओर, ये रसायन अनुवर्तन गति का उदाहरण है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन तापानुवर्तन गति। तापानुवर्तन गति के अंदर क्या आता है, ताप के उद्दीपन के फलस्वरूप जो गति होती है उसे तापानुवर्तन गति कहते हैं। जैसे बीजांकुर का अधिक ताप की ओर मुड़ना, बीजांकुर का मतलब अंकुरित होते हुए बीजों का, जिधर उनको अधिक ताप मिलेगा उस ओर ही वो गति करने लग जाते हैं। अब ये हुई हमारी अनुवर्तनी गतियाँ कंप्लीट होती हैं।
अब नेक्स्ट देखते हैं अनुकुंचन गति। अनुकुंचन गति जो आपको बता रहा था, उद्दीपन से तो होती है, लेकिन उद्दीपन की दिशा का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो, इस प्रकार की गतियां ताप, प्रकाश, स्पर्श उद्दीपन के कारण प्रेरित होती हैं। उद्दीपन किसी भी ओर से मिले, गति एक निश्चित दिशा में होती है। मतलब क्या हुआ, उद्दीपन का इसकी दिशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आगे देखते हैं, इस प्रकार की गति होती है कंपानुकुंचन गति छुई मुई के पौधे में। छुई मुई, जिसको म्यूमोसा पुर्डिका भी कहते हैं, और इसको टच मी नॉट प्लांट के नाम से जाना जाता है। लाजवंती इसके कई नाम हैं, इस आधार पर लाजवंती कहते हैं, या शर्मिला पौधा भी बोल देते हैं इसको, शर्मिला पौधा। तो देखिए, छुई मुई के पौधे में किस प्रकार से गति होती है। तो पौधे के अंग में गति, कंपाकुंचन गति किसे कहते हैं? पौधे के अंग में गति किसी भाग पर आघात करने या उसको स्पर्श करते हैं, जैसे वर्षा की बूंदों स्पर्श करने से प्रेरित होती है, इसे कंपानुकुंचन गति कहते हैं। ध्यान रखना है, प्रश्न बन सकता है कंपानुकुंचन गति किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। तो देखिए, छुई मुई के पौधे में म्यूमोसा प्यूडिका, टच मी नॉट प्लांट, लाजवंती के नाम से जाना जाता है जिसको। देखो, ये किस प्रकार से होती है। छुई मुई के किसी भाग को स्पर्श करने पर उसके पत्रक बंद हो जाते हैं। ये पत्रक आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये गति पत्तियों एवं पर्णकों के फूले हुए पर्णवरण तल्प की, पर्णवरण तल्प ये वाला भाग है, आपको दिखा रखा है। मृदुतक कोशिकाओं के स्लत होने, स्लत का मतलब एक तरह से पिचक जाए, जिस गुब्बारे में से हवा निकल गई तो पिचक जाता है, स्लत होने के कारण होती है। और पर्णवरण तल्प, और ऐसी क्या विशेषता है, पर्णवरण तल्प में मृदुतक कोशिकाएं होती हैं और जिनके बीच बड़े अंतराकोश के अवकाश होते हैं, और उद्दीपन के प्रभाव से मृदुतक कोशिकाओं से जल अंतराकोश के स्थलों में चला जाता है और कोशिकाएं स्लत हो जाती हैं, इस कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं। देखो, मृदुतक कोशिका ये है, तो इनके अंदर जैसे मान लो ये कोशिका है, ये कोशिका है, और इनके बीच में अंतराकोश की अवकाश पाया जाता है। तो जैसे ही इन पर कोई दबाव पड़ता है, जैसे ही इस पर कोई दबाव पड़ता है, जैसे मैं आपको बता रहा था, ये मृदुतक कोशिका है और इनके बीच में ये गैप है, जैसे ही अंतराकोश के अवकाश, जैसे ही इन कोशिकाओं पर दबाव पड़ता है तो जल इन अंतराकोश के अवकाशों में आ जाता है, और ये कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं, स्लत, जिसके कारण पत्तियां क्या हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं। और ये कोशिकाएं पर्णवरण तल्प में पाई जाती हैं। पर्णवरण तल्प के देखो, ये मुरझाई हुई पत्ती आपको इसमें दिखा रखी है, ये मुरझाई हुई पत्ती है आपको जो दिख रही है इसके अंदर, और ये बिल्कुल पहले जैसी अवस्था में बिना उद्दीपन के कारण ऐसी रहती है, ये पुष्प है। तो ध्यान रखना, कई बार प्रश्न पूछा गया है कंपानुकुंचन गति को उदाहरण सही समझाइए, तो आप बता सकते हो कंपानुकुंचन गति। अब इसमें एक प्रश्न और बन जाता है यहाँ इसी प्रकार का। देखो, छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की और प्ररोह की गति से किस प्रकार भिन्न है। अब ये कंपानुकुंचन गति और प्रकाशानुवर्तन गति दोनों में अंतर पूछ रहा है। तो देखो, छुई मुई के जो पौधे में गति होती है, पहला स्पर्श करने पर पत्तियों में जो गति होती है, ये स्पर्श करने पर होती है, और ये प्रकाश के उद्दीपन से होती है। तो पहला अंतर। दूसरा, ये स्पर्शानुकुंचन गति है और इसको प्रकाशानुवर्तन गति कहते हैं। आप कंफ्यूज मत होना, वो स्पर्शानुवर्तन गति है प्रतान में, ये स्पर्शानुकुंचन गति है, तो कभी एक समझ बैठो। दूसरा है, ये उद्दीपन की दिशा पर निर्भर नहीं होती, जो आपको बता रहा था अनुकुंचन गति, उद्दीपन किसी भी ओर से मिला, दिशा एक निश्चित, गति एक निश्चित दिशा में होती है, लेकिन ये उद्दीपन की दिशा पर निर्भर करती है, जिस ओर से उद्दीपन मिला उस ओर से गति होती है। छुई मुई की पौधे की पत्तियों में जो गति होती है तीव्र गति से होती है, लेकिन यह धीमी गति से होती है। नेक्स्ट है, यह वृद्धि गति नहीं है और यह वृद्धि गति है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार जो प्रश्न बन सकते हैं मैंने आपको इसमें ऐड करने के प्रयास किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। और इसी प्रकार की मैं नई नई वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। धन्यवाद दोस्तों।